हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में जाना। पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक एडजस्टमेंट भी समझी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जाना था उसकी एंट्रीज को समझेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम एंट्रीज को उसमें, और उसके बाद आगे की एडजस्टमेंट और फंडामेंटल्स जानेंगे जो भी बचे हैं पार्टनरशिप के। तो शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम ये समझा था कि जो पार्टनर है वो कैपिटल अकाउंट अपनी मेंटेन करता है और उसके दो मेथड्स हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड वो एक चूज कर सकता है और अपना कैपिटल अकाउंट उसमें मेंटेन कर सकता है। अब हम इनका फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो फिक्स्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा कब होता है? जब हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ही रिकॉर्ड की जाती हैं, और दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट जिसमें पार्टनर की जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सभी हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जो भी लास्ट ईयर का बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड पर एज ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आपको दो चीज़ें हैं मेन जो याद रखनी है। या तो हो सकता है कि जो पार्टनर है वो एडिशनल कैपिटल लाया है बिजनेस में, उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, या फिर हो सकता है कि उसने अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट निकाली है, विदड्रॉ की है। तो ये दो केसेस हैं जो हो सकते हैं। इन दोनों को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, और अगर उसका बैलेंस कम हो रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। जैसे एसेट्स में करते हैं, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसीलिए जब एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब एसेट्स कम होते हैं हम उसको क्रेडिट साइड पर करते हैं। कैपिटल अकाउंट में ऑपोजिट होता है, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है तो बढ़ने पर क्रेडिट करेंगे और कम होने पर डेबिट करेंगे। तो अगर हम एडिशनल कैपिटल की बात करें तो एडिशनल कैपिटल से जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। और जब विड्रॉ करेगा, जब वो अपनी कैपिटल अकाउंट से मनी निकालेगा, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो रहा है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही दो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं हम। अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं आई है बिजनेस में, या फिर बिजनेस से पैसा नहीं निकाला गया है, तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो सेम ही रहता है। जो लास्ट ईयर का बैलेंस होगा वही नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाता है, थ्रू आउट द ईयर वो भी सेम रहता है, और अगले साल भी हम उसी अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बट अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो वो इन दोनों की वजह से हो सकते हैं, वो हम क्रेडिट साइड या डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम डेबिट साइड पर लिख देंगे। क्रेडिट बैलेंस आएगा और इसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देते हैं। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पर कैपिटल तो फिक्स्ड रहेगी, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमने कैपिटल के रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, तो जो भी एडजस्टमेंट होंगी पार्टनर से रिलेटेड वो हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो पार्टनर के करंट अकाउंट में सबसे पहले अगर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड पर बैलेंस ले आएंगे, ओपनिंग बैलेंस, और अगर उसका डेबिट बैलेंस होगा तो वो हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड पर। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो जो भी उसका बैलेंस होगा, डेबिट है या क्रेडिट है, इन दोनों में से कोई एक होगा, वो हम रिकॉर्ड कर देंगे इसमें डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पर। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, करंट अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट का ही रूल फॉलो होता है। इसमें जो चीज़ें पार्टनर को मिल रही होती हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जो पार्टनर्स के अकाउंट से जा रही हैं अमाउंट उनको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कैपिटल अकाउंट का ही रूल फॉलो हो रहा है। जैसे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट होता है तो जो भी जब उसकी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसे करंट अकाउंट में जब उसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा होगा तो जो चीज़ें उसको मिल रही हैं उससे उसका अकाउंट बढ़ रहा होगा, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर, और जो उसके पास से जा रही हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। जैसे आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन की अगर बात करें हम, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट होता है वो हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं।
तो इसीलिए जो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं और डेबिट साइड पर हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलती हैं, इसलिए वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और फर्म के पास से सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब चीज़ें जाती हैं, इसलिए हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और अगर पार्टनर के करंट अकाउंट की यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें पार्टनर को मिलेंगी और पार्टनर का जो कैपिटल या करंट अकाउंट होता है वो हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें उसको मिलेंगी, इसलिए वो ये सब चीज़ें आ गई हमारी क्रेडिट साइड पर। बट अगर हम बात करें ड्राइंग्स की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स जब वो करेगा तो उसके जो कैपिटल अकाउंट है उससे बैलेंस उसका कम हो जाएगा। ड्राइंग्स वो अपनी निकालेगा, अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट वो निकाल रहा है, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस कम हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उसके अकाउंट से जाएगी मनी, फर्म लेती है पार्टनर से, तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर की तरफ से तो पैसा जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पर। तो जो अमाउंट उसका बैलेंस कम कर रही है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पर। अब बात करते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, तो उसमें जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको, तो वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं क्रेडिट साइड पर। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से उसका अकाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए ये किस साइड आया? क्रेडिट साइड पर। अगर हम बात करें लॉस की, अगर उसको लॉस हुआ होगा तो जस्ट इसके ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट साइड पर आ जाएगा, शेयर ऑफ लॉस। एंड लास्ट में यहाँ पर हम बैलेंस क्लोज कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही होगी तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्रेडिट साइड बड़ी आ रही होगी तो यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। और अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही होगी तो हम यहाँ पर बैलेंस कर देंगे क्रेडिट साइड पर, डेबिट क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट जब आप बना रहे हैं, इसको आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो जो पार्टनर को मिल रहा होगा जिससे उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और जिस अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा होगा उसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। अगर ये रूल आप याद रखेंगे तो आप इजीली इसके एंट्रीज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बाद अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फ्लक्चुएट वर्ड का मतलब हमने समझा था, फ्लक्चुएट वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर, उसमें हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। उसी अकाउंट में हम कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें भी मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उन्हें भी रिकॉर्ड करते हैं। इसी वजह से उसका जो बैलेंस होता है उसमें हमें चेंज दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एंट्रीज़ की, ये परफॉर्मा है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो ये यहाँ पर आता है बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा सबसे पहले हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद अगर हम क्रेडिट साइड पर देखें तो यहाँ पर जो भी एडिशनल कैपिटल आई होगी बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड पर। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड पर। उसके बाद सैलरीज हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं कि कमीशन मिल सकता है पार्टनर को, तो अगेन ये उसको चीज़ें मिलती हैं तो इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिलेगा, इससे भी अकाउंट बढ़ेगा, उसका बैलेंस बढ़ेगा, ये भी आ गया क्रेडिट साइड पर। और पी&एल एप्रोप्रिएशन, अगर उसका प्रॉफिट आया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, इससे भी उसका जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो बढ़ेगा। तो जिन चीज़ों से उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ गई, जो भी चीज़ें उसे मिल रही हैं वो हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दी। अगर डेबिट साइड की बात करें तो यहाँ पर आती है ड्राइंग्स, इससे उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा जब वो पैसा निकालेगा, तो ये आता है हमारा डेबिट साइड पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको फर्म को देना पड़ता है, इससे उसका कैपिटल का बैलेंस कम होता है, तो इसलिए ये भी आया हमारा डेबिट साइड पर। एंड पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी उसका शेयर ऑफ लॉस है, अगर लॉस हुआ है फर्म को तो वो भी हम शो कर देंगे डेबिट साइड पर। इसके बाद हम कर देंगे अकाउंट को बैलेंस, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, और इस तरीके से आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है।
ध्यान रखेंगे इसी में हमें कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी करनी है, अगर वो एडिशनल कैपिटल लाया है या फिर विड्रॉ किया उसने बिजनेस से अमाउंट, तो वो सारी चीज़ें हम इसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर उसको जो भी एडजस्टमेंट हो रही है, उसकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सारी एडजस्टमेंट्स भी हम इसी अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हमें एडजस्टमेंट शुरू करनी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उस पर आते हैं। सबसे पहले ड्राइंग समझते हैं। ड्राइंग्स अब आपको पता होगा कि ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है जो पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। उस पर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर फर्म से लेता है, जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उस पर फर्म उसे इंटरेस्ट देती है। बट जो पैसा वो फर्म से निकाल रहा है, ये फर्म के लिए नुकसान हुआ। अगर फर्म में कोई कैपिटल इन्वेस्टेड है और अगर उसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट बिजनेस से निकल रही है, तो ये तो फर्म के लिए नुकसान हो रहा है। इसलिए इस पर जो फर्म है वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इससे क्या होगा, इससे जो पार्टनर है वो कम ड्राइंग्स करेगा क्योंकि उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो इस रीज़न की वजह से जो फर्म है इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है पार्टनर्स पर। अब इसको समझते हैं। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने अभी समझा। अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर्स कुछ अमाउंट निकाल रहे हैं, तो उस पर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इट इज चार्ज्ड ओनली इफ मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी चार्ज होगी अगर ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो। अगर इसका क्लॉज पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज हो सकती है पार्टनर्स पर। थर्ड पॉइंट इज इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि फर्म वो पार्टनर को दे रही होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर फर्म को दे रहे होते हैं, इसलिए ये इनकम है फर्म के लिए। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये हम चीज़ अभी पढ़कर आए हैं कि पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से डिडक्ट होती है, माइनस होती है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर फर्म को दे रहे हैं, तो इससे उसका अमाउंट कम हो रहा होता है, इसीलिए हम पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से इसको माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी ड्राइंग्स की अमाउंट होगी, जो भी पार्टनर ने ड्राइंग्स की होंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। जितना भी रेट दिया होगा क्वेश्चन में आपको, वो पहले से दिया होता है। रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है एवरेज पीरियड का। यहाँ पर आपको एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना होता है। एवरेज पीरियड इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जो पार्टनर है वो फर्म से ड्राइंग्स मल्टीपल टाइम्स निकालता है। वो पूरे साल में बार बार ड्राइंग्स करता रहता है, पैसा निकालता रहता है। इसीलिए हम एक एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं जिस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। अब ये जो एवरेज पीरियड है, ये चाहे तो आप याद कर सकते हैं कि अगर बिगिनिंग में होगा तो क्या होगा, अगर मिडिल में या एंड में है तब क्या एवरेज पीरियड होगा। लेकिन अगर आप याद करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और उससे मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, तो चाहे आपको कोई भी टाइम पीरियड दिया हो, चाहे आपको क्वार्टरली दिया हो, मंथली दिया हो, कोई भी टाइम दिया हो, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है हमारा, जो भी आपका पीरियड है आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब पार्टनर ने पहली इंस्टॉलमेंट निकाली और उसके बाद जो उसका टाइम पीरियड बचा, उस टाइम पीरियड में हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, पीरियड आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट पार्टनर ने की होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो भी टाइम पीरियड बचा होगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे डिवाइड, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे और इससे आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। फिर से समझते हैं। एवरेज पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले जो पीरियड है आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब उसने पहली इंस्टॉलमेंट जिस भी डेट को निकाली होगी तब से लेके और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक जो टाइम पीरियड आया, उसको उसमें ऐड कर देंगे हम पीरियड रिमेनिंग आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट की होगी तब से लेके और उसका जो जो लास्ट डेट होगी फाइनेंशियल ईयर की तब तक। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, इससे आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हम एवरेज पीरियड समझ पाए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म।
Interest on drawings is charged at the rate of 10% per annum. During the year ended 31st March 2026, A withdrew rupees 1000 at the beginning of every month. B withdrew rupees 1000 at the middle of every month. A also withdrew 1000 rupees at the end of every month. B made the following unequal drawings. ये 1 जून, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को अनइक्वल ड्राइंग्स दी गई हैं और आपको लास्ट में पूछा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो ए ने 1000 रुपीज हर महीने की शुरुआत में बिगनिंग में ही निकाली है। तो अगर हम इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला कि पीरियड रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसने पहली इंस्टॉलमेंट कब की होगी, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 1 अप्रैल को। फर्स्ट मंथ है हमारा अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को ही उसने अपनी ड्राइंग की होगी 1000 रुपीज़ की। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसका टाइम पीरियड कितना आया, 12 मंथ्स का। तो ये हो गया आपका पीरियड रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें हम ऐड करेंगे पीरियड रिमेनिंग आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट हुई हुई होगी वो लास्ट मंथ में की होगी। लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च। मार्च के फर्स्ट डेट को, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है तो 1 मार्च को ही उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट कर ली होगी। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक उसका टाइम पीरियड बचता है 1 मंथ का। तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा यहाँ पर हमारा 13/2 दैट इज 6.5। तो ये आपका आ गया यहाँ पर एवरेज पीरियड। अब अगर बात करें यहाँ पर बी के एवरेज पीरियड की, यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालें अगर बी का, तो उसने जो अपनी ड्राइंग्स की हैं वो हर महीने के बीच में की हैं, मिडल में करी हैं। तो अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें, फर्स्ट मंथ है हमारा अप्रैल, उसके बीच में 15 अप्रैल को उसने की होगी। 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मई से लेके 31 मार्च तक पूरे 11 मंथ्स तो है ही, और 0.5 और है जो कि अप्रैल का है, जिसमें कि पूरा महीना नहीं है, सिर्फ आधा महीना है। तो जो उसका पीरियड होगा पहली इंस्टॉलमेंट के बाद वो आ जाएगा 11.5। और अगर हम लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने की होगी मार्च के मिडिल में। मार्च का मिडिल मतलब 15 मार्च। 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का उसका टाइम पीरियड रहता है आधे महीने का, मतलब ओनली 0.5। इसको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा यहाँ पर हमारा 12/2 दैट इज 6 मंथ्स। ये आपका हो गया एवरेज टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ए ने 1000 रुपीज़ महीने के एंड में भी विड्रॉ किए हैं। तो जब वो एंड में विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा हमारा, पहली इंस्टॉलमेंट उसने निकाली होगी अप्रैल में, अप्रैल के लास्ट में। तो अप्रैल के अगर लास्ट में उसने निकाली है तो तब से लेके 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड आया, ओनली 11 मंथ्स। और अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने की होगी मार्च के एंड में, तब तो फाइनेंशियल ईयर ही एंड हो गया, तो उसका कितना टाइम पीरियड बचा, 0 मंथ्स। इनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर क्या आएगा 11/2 दैट इज 5.5 मंथ्स। तो ये आपका एवरेज पीरियड आ गया एंड ऑफ द मंथ का। तो ये तीनों के हमने एवरेज पीरियड यहाँ पर निकाल लिए हैं। अगर हम टोटल इंटरेस्ट निकालें तो ए का सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ए का जब हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट तो उसने विड्रॉ किया बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में और एंड ऑफ एवरी मंथ में। तो जब हम बिगनिंग वाला निकालेंगे तो उसने 1000 निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं 1000 फॉर 12 मंथ्स। टोटल मंथ्स कितने हैं, 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल अमाउंट होगी ड्राइंग्स की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट से, रेट कितना दिया था हमें 10%, एंड इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, जो हमने एवरेज पीरियड निकाला, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड हमने निकाला 6.5, तो 6.5 डिवाइड कर देंगे 12 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर 650। ये हो गया जब उसने ड्राइंग्स अपनी बिगनिंग में की हैं। अगर अगर हम बात करें जब उसने एंड में की हैं तो अगेन 1000 ड्राइंग्स हैं टोटल, 12 मंथ्स के लिए की गई हैं। रेट हमें दिया हुआ है 10%, एंड यहाँ पर हमारा एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट किया हमने एंड का, ये 5.5 डिवाइड बाय 12 कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिलेगा हमें 550। तो टोटल इंटरेस्ट अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए का यहाँ लिख देते हैं, ए का आ जाएगा 1200 रुपीज़। ये हो गया ए का टोटल इंटरेस्ट। अब अगर बी की बात करें तो बी का एक तो ये मिडिल वाला जो हमने एवरेज पीरियड निकाला ये है,
और इसके बाद यहाँ पर हमें एक चीज़ और दी गई है कि बी ने अनइक्वल ड्राइंग्स की हैं। अनइक्वल ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ कि उसने 1 जून को 3000 रुपीज़ निकाले हैं, 1 अक्टूबर को 5000 निकाले हैं और 1 जनवरी को 4000 रुपीज़ निकाले हैं। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर यहाँ पर जो अमाउंट थी वो सेम थी, थ्रू आउट द ईयर वो 1000 ही रुपीज़ निकाल रहे हैं, बट यहाँ पर अमाउंट भी अलग है, टाइम पीरियड भी अलग है। वहाँ पर टाइम पीरियड भी सेम था और अमाउंट भी सेम थी। तो जब दोनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं तब हम एवरेज पीरियड से नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जो भी अमाउंट दी गई होगी उसको हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जितने टाइम पीरियड के लिए उसने ड्राइंग्स की हैं, जितने टाइम पीरियड के लिए उसने निकाली हैं। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो जो उसने फर्स्ट ड्राइंग की है वो की है 1 जून को। 1 जून को उसने 3000 की अमाउंट निकाली है। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो कितने टाइम पीरियड के लिए निकाली गई है ये? 1 जून से लेके 31 मार्च तक। कितना टाइम पीरियड आता है हमारा? 10 मंथ्स। ये हो गया इसका पीरियड। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने की है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को उसने निकाले हैं 5000 रुपीज़। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का हमारा टाइम पीरियड आता है 6 मंथ्स का। एंड थर्ड उसने इंस्टॉलमेंट की है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को उसने निकाले हैं 4000 रुपीज़। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का हमारा टाइम पीरियड आता है 3 मंथ्स। अब टाइम पीरियड निकालने के बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने के लिए जो भी अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पीरियड से। 3000 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। टोटल हमारा कितना आ जाएगा प्रोडक्ट? 30,000। सेकंड हमारी अमाउंट है 5000, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा? अगेन 30,000। एंड थर्ड है हमारी 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मंथ से, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 12,000। अब ये जो प्रोडक्ट आया है इसका टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा 72,000। अब हम करते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट। इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी ये प्रोडक्ट का टोटल आया है, ये हमारी टोटल ड्राइंग्स हो गई, तो 72,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से जो कि है 10%, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 1 मंथ का निकालने के लिए 1/12 से मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर हमें हमारा आंसर आएगा 600। ये हम बात कर रहे हैं बी की। तो बी का जो अनइक्वल ड्राइंग्स वाला इंटरेस्ट है वो तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, और जो उसने मिडल ऑफ द मंथ में जो ड्राइंग्स की थी उसका इंटरेस्ट और निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 1000 की उसकी ड्राइंग्स थी, 12 मंथ्स के लिए उसने विदड्रॉ की हैं बिजनेस से। रेट हमें दिया है 10%, और उसने मिडल ऑफ द मंथ में निकाली है, तो एवरेज पीरियड आया था हमारा 6। तो इसको हम कर देंगे 6/12 से मल्टीप्लाई, और फाइनल आंसर यहाँ पर अपना निकाल लेंगे जो कि आएगा हमारा अगेन 600। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बी का? बी का टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा 600 प्लस 600, दैट इज अगेन 1200। तो ये हो गया बी का आपका टोटल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको दिया हुआ है कि ड्राइंग्स मंथली निकाली गई हैं, या फिर अगर आपको अनइक्वल पीरियड और अनइक्वल ड्राइंग्स दी गई हैं तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और समझना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हो सकता है कि जो पार्टनर है उसने ड्राइंग्स को क्वार्टरली निकाला है बिजनेस से। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is charged at the rate of 12% per annum. A withdrew rupees 8,000 at the beginning of each quarter and B withdrew 8,000 at the end of each quarter. Calculate the interest on drawings of A and B for the year ended 31st March 2026. यहाँ पर मंथली नहीं दिया हुआ है, आपको क्वार्टरली दिया हुआ है। क्वार्टर में सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि हर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं, और हर एक क्वार्टर में कितने मंथ्स हैं? 3 मंथ्स। तो जैसे कि पहला क्वार्टर होगा वो होगा अप्रैल, मई, जून का। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट कब होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर हम 2 केस की बात करें, इनमें अगर हमें एवरेज पीरियड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बिगिनिंग का एवरेज पीरियड निकालते हैं। अगर क्वार्टर की शुरुआत में ड्राइंग्स की गई हैं, मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो कब की गई होगी? सिंपल सी बात है, क्वार्टर भी ईयर के साथ ही शुरू हुआ होगा, तो वो तो 1 अप्रैल से ही हुआ होगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारे टोटल मंथ्स कितने आते हैं?
12 मंथ्स, तो हमारा ये तो 12 मंथ्स ही रहेगा। बट अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि लास्ट क्वार्टर शुरू हुआ होगा 1 जनवरी से। यहाँ पर आप मंथली नहीं देख रहे हैं कि मार्च देखेंगे, आपको क्वार्टर की बिगिनिंग देखनी है। तो लास्ट क्वार्टर जनवरी से शुरू हुआ होगा, 1 जनवरी को लास्ट इंस्टॉलमेंट हुई होगी। 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का हमारा टाइम पीरियड आता है 3 मंथ्स का। तो आप 12+3 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 15/2, दैट इज 7.5। तो ये आ गया आपका एवरेज पीरियड। ये जो एंड में विड्रॉ की गई है, इसका अगर एवरेज पीरियड निकालें तो जो फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ होगा वो हुआ होगा अप्रैल में, जून में। तो जून के एंड में उसने निकाली होगी अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक का आपका टाइम पीरियड कितना आएगा? 9 मंथ्स का। तो ये हो गया आपका पीरियड आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने क्वार्टर के एंड में की होगी, तो लास्ट क्वार्टर एंड हुआ होगा 31 मार्च को ही, और आपका फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो गया। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद पीरियड कितना बचा? 0। 9+0 डिवाइड बाई 2, दैट इज कितना आपका आंसर आएगा? 4.5। ये हो गया आपका एवरेज पीरियड एंड ऑफ द ईच क्वार्टर का। एवरेज पीरियड निकालने के बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए की अगर हम बात करें, ए ने विड्रॉ किए हैं 8,000, टोटल कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है रेट से, रेट आपको दिया गया है 12% एंड मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज पीरियड से। अभी हमने कैलकुलेट किया 7.5 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा आपका। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिलेगा 7,200 रुपीज़। ये आ गया आपका ए का इंटरेस्ट। अब बात कर लेते हैं बी की। बी ने भी कितने विड्रॉ किए हैं? 8,000। टोटल मंथ्स कितने हैं? 12 मंथ्स। रेट आपको दिया हुआ है अगेन 12%, और एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया 4.5। डिवाइड बाय 12 करेंगे, आंसर यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 4,320 रुपीज़। ये हो गया आपका बी का इंटरेस्ट। तो चाहे मंथली दिया हो चाहे क्वार्टरली दिया हो, सेम एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि हम प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं एक पार्टनर को। इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या होती है गारंटी, कैसी गारंटी दी जाती है पार्टनर को। When one or more partners assure a minimum amount of profit to another partner, it is called guarantee of profit. गारंटी ऑफ प्रॉफिट में या तो एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर ये एश्योर करते हैं दूसरे पार्टनर को कि उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को उतना प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उस मिनिमम अमाउंट से कम भी होता है तो जो पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से में से, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उसको प्रॉफिट देंगे, जिससे कि उसकी एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट पूरी हो सके। तो ये होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? हम एक पार्टनर को एक गारंटी क्यों दे रहे हैं कि उसको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, टू अट्रैक्ट स्किल्ड पार्टनर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड है, उसके पास कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो उनके बिजनेस के लिए काम आ सकते हैं, ऐसे इंसान को अपने बिजनेस में लाने के लिए वो ऐसी गारंटी देते हैं कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो सके उस बिजनेस की तरफ कि मुझे, मैं पार्टनर बन रहा हूँ और मुझे मिनिमम प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो अट्रैक्ट होगा बिजनेस की तरफ और पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज टू कंपेंसेट वर्किंग पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है एक पार्टनर बिजनेस में ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है बिजनेस की वर्किंग में, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए भी हम उसको गारंटी देते हैं मिनिमम प्रॉफिट की। एंड थर्ड पॉइंट इज टू इंश्योर मिनिमम अर्निंग्स। अगर वो किसी ऐसे इंसान को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं कि जो उनके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो किसी भी रिस्क में आए, वो नहीं चाहता कि उसको रिस्क रहे कि उसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए उसकी मिनिमम अर्निंग मेंटेन रखने के लिए, जिससे कि उसको वो रिस्क ना रहे, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो गारंटी कर देते हैं उस पार्टनर को। तो ये थे इसके रीजंस कि हम क्यों गारंटी देते हैं प्रॉफिट की दूसरे पार्टनर को। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयर है वो कम है किससे? गारंटीड प्रॉफिट से। मतलब एक अमाउंट उन्होंने गारंटी दे दी कि हम आपको इतनी अमाउंट देंगे ही देंगे, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही, लेकिन जो एक्चुअली फर्म को प्रॉफिट हुआ वो उस अमाउंट से कम था। तो अब जो डेफिशिएंसी हुई उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। जितने की भी डेफिशिएंसी हुई होगी
वो कौन-कौन उसको पूरी करेंगे? जो गारंटीइंग पार्टनर होंगे। वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस-जिस पार्टनर ने गारंटी दी होगी उस पार्टनर को, वो उस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, चाहे उन्हें वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से करना पड़े। इसको बेटर समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a partner for 1/5 share of profits. At the time of admission, A and B guaranteed that C's share of profit shall not be less than rupees 25,000 per annum. उन्होंने गारंटी दिया, ए और बी दोनों ने गारंटी दी सी को कि जो उसका प्रॉफिट होगा वो 25,000 रुपीज से कम नहीं होगा। Any deficiency is to be borne by A and B in the ratio of 3:2। और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, अगर कमी पड़ती है, तो ए और बी 3:2 के रेशियो में उसको डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। The firm earned a profit of rupees 1 lakh rupees during the year. Calculate the share of profit of A, B and C। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट है, तो ए, बी और सी को कितना कितना अमाउंट मिल रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत है, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2 और 1/5 शेयर है सी का, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए जिससे कि हम जो फर्म का प्रॉफिट आया है उसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी का आपका जो शेयर था वो कितना दिया हुआ था आपको, ये था 1/5। अगर सी का शेयर निकाल दें तो जो आपका रिमेनिंग शेयर होगा वो कितना आएगा। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए हम 1 में से 1 आपका टोटल मान लेते हैं और इसमें से 1/5 को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा जो कि आएगा 4/5। अब ये जो 4/5 शेयर है ये ए और बी में किस रेशियो में बटेगा, 3:2 के रेशियो में। क्यों? क्योंकि यही उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो इसको बांट देते हैं, 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3/5 से। इसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करें, 3:2 के रेशियो में 4/5 को। तो 4/5 को यहाँ पर 3/5 से और यहाँ पर 2/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमें टोटल आंसर मिल गया 12/25 और यहाँ हमें मिल गया 8/25। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सी के शेयर को भी 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ये मिल गया हमारा 5/25। ये हो गया सी का शेयर, ये हो गया आपका ए का शेयर और ये हो गया बी का शेयर। रेशियो अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमारा निकलेगा A/B/C का रेशियो, जो आपका आएगा 12:8:5। ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी रेशियो में अब जो 1 लाख का ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1 लाख का आपका प्रॉफिट था टोटल फर्म को, ये ए, बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है और इनका हमने अभी कैलकुलेट किया 12:8:5 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ए के शेयर की बात करें तो ए को कितना मिलेगा, 1 लाख का इसका शेयर है 12/25 पार्ट है, तो इसका टोटल शेयर कितना आएगा, इसका शेयर आएगा 48,000। अगर बी की बात करें तो बी का भी 1 लाख में शेयर कितना है 8/25, तो बी का शेयर हमारा आएगा 32,000। और अगर सी की बात करें तो सी का कितना शेयर आएगा 1 लाख में, सी का शेयर है, अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखें तो 5/25, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। अब हमें मेनली सी पर ध्यान देना है कि सी को हमने बोला था कि उसको मिनिमम 25,000 तो मिलेगा ही, बट उसको एक्चुअल कितना मिला 20,000। तो अगर हम डेफिशिएंसी कैलकुलेट करें, डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका गारंटीड प्रॉफिट है वो कितना है 25,000, इसमें से माइनस कर देंगे जो उसको एक्चुअल प्रॉफिट आया, कितना है 20,000। डेफिशिएंसी कितने की हो रही है 5,000 की। अब ये जो 5,000 है, क्वेश्चन में हमें बोला था कि ए एंड बी बॉन्ड करेंगे इसको 3:2 के रेशियो में। मतलब अगर हम ए और बी का हिस्सा निकालेंगे कि वो डेफिशिएंसी में कितना देंगे, तो ए का कितना शेयर होगा डेफिशिएंसी में, 5,000 का 3/5 किस रेशियो में दे रहे हैं वो, 3:2 के रेशियो में, इसीलिए 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बी की बात करें अगर तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से। कैलकुलेट अगर इसको करें तो ए का हिस्सा आएगा यहाँ पर 3,000 और बी का हिस्सा कितना आएगा 2,000। तो ये डेफिशिएंसी ए और बी बॉन्ड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पर। तो जो ए है वो अपने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा देगा 3,000, तो उसके प्रॉफिट में से हम 3,000 को माइनस कर देंगे, उसकी अमाउंट आ गई 45,000।
तो जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो फाइनल कितना हो गया 45,000 रुपीज़। अगर बी की बात करें तो बी अपने हिस्से में से कितना देगा 2,000 रुपीज़ और उसका फाइनल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ये हो गया बी का फाइनल प्रॉफिट। एंड सी की बात करें तो सी को 5,000 रुपीज़ मिलेंगे जो कि बी और ए दोनों से मिलेंगे और उसका टोटल शेयर हो जाएगा 25,000 रुपीज़। तो ये हो गए उनके फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए ने 3,000 रुपीज़ दिए हैं, बी ने 2,000 रुपीज़ दिए हैं और ये टोटल 5,000 मिल गया सी को। इस तरीके से हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। जितने की भी डेफिशिएंसी होगी, जिसने भी पार्टनर ने गारंटी दी है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उसको हम निकाल के और पार्टनर को दे देते हैं जिसको गारंटी दी गई है। तो ये था पार्टनरशिप का बेसिक्स, फंडामेंटल्स। बेसिक चीज़ें जानी हमने, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में जाना। बेसिक्स जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे पार्टनरशिप में और डिटेल में समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया है कमेंट बॉक्स में, आप चाहे तो वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।